शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है, ठीक है ना। यानी कि अगर इससे पहले की क्लासेस की बात करें तो उसमें हमने एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, सर्कल के, पैराबोला के, इलिप्स के और हाइपरबोला के, सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब जो भी बात होगी वो थोड़े से एक्स्ट्रा यानी कि बियॉन्ड जाने की बात हो रही होगी। मतलब आप अगर ये चाहते हैं कि एनसीईआरटी के बियॉन्ड चला जाए, नहीं तो जितना मैंने आपको बताया उसके बेस पर एनसीईआरटी का आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मोस्टली तो मैंने करा ही दिए हैं, ठीक है ना। तो इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा बियॉन्ड है और अच्छा है, बहुत काम का है, उसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें मैं पहले टॉपिक ले रहा हूँ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ये कोई ऐसे खास इस नाम से कोई टॉपिक आपको दिया नहीं गया है, ठीक है ना। लेकिन क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ओरिजिन शिफ्ट कर जाए, ओरिजिन अपनी जगह से शिफ्ट कर जाए, तो आपको बताना होगा कि जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते हैं उन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए कि मैंने आपसे कहा, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा ओरिजिनल ओरिजिन है। ओरिजिनल ओरिजिन का मतलब है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, मतलब ये मेरा इनिशियल ओरिजिन है। कहाँ पर? यहाँ पर। ये हो गया आपका 0,0। अगर दो एक्सिस मिलेंगे तो भी 0,0 होगा, अगर तीनों लेंगे तो 0,0,0 होगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक पॉइंट कोई P है, यहाँ पर इस प्लेन पर कोई एक पॉइंट P लाई कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं 1, या मतलब 3,5 है, मान लीजिए, ठीक है ना। कितने हैं? 3,5। तो एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 5 चलना होगा तो हम उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, क्लियर है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर मान लीजिए कि मैंने इस ओरिजिन को यहाँ से हटाकर शिफ्ट कर दिया, मान लीजिए कि मैंने इस ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया किस पॉइंट पर? 1,1 पर। मतलब इसी में एक पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है कोई, जिसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 1,1। बताओ अगर मैं इस ओरिजिन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूं, 1,1 पर शिफ्ट कर दूं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? देखो ध्यान सुनो, मैंने क्या कहा, मेरे पास मेरा अभी ओरिजिन ये है, मतलब कुल मिला के मेरा रेफरेंस पॉइंट ये है, रेफरेंस पॉइंट ये है जहां से मैं चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं। अगर यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0,0, और इसके करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,5। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैंने ओरिजिन को यहां से उठाकर 1,1 पर शिफ्ट कर दिया, मतलब इनिशियल ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जहां 1,1 था वहां मेरा ओरिजिन हो गया। मतलब कुल मिलाकर मैं पहले यहां खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा था इस पॉइंट P को, अब मैं यहां खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा हूं उस पॉइंट P को। तो आपको बताना है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। वेरी गुड, सिंपल है, फंडा है ना। तो हमने कहा हमारी सर ये नई एक्सिस हो जाएगी। अगर नई एक्सिस है तो हमने यहाँ पर नया एक्सिस बनाना पड़ेगा। जब नया ओरिजिन यहाँ है तो हम ऐसे बनाएंगे। अब जब यहाँ पर 1,1 पर आपका ओरिजिन आ गया, इसका मीनिंग क्या निकल के आया कि हमने यहाँ से कितना खिसके, हम 1 यूनिट आगे खिसके हैं, और यहाँ से कितना ऊपर गए हैं? 1 यूनिट ऊपर गए हैं। तो जब 1 यूनिट ऊपर और 1 यूनिट, वो पॉइंट नहीं गए, अपनी पॉइंट अपनी जगह से नहीं बदला, वो पॉइंट वहीं रहा, पॉइंट के वहीं रहते हुए, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट बदल गए। क्यों बदल गए? क्योंकि सर ओरिजिन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया, रेफरेंस पॉइंट बदल गया। रेफरेंस पॉइंट के बदल जाने से पॉइंट के कोऑर्डिनेट बदल जाते हैं। कितने बदलेंगे? हमने कहा सर यहाँ से ये दूरी कितनी थी, देखो पूरी कितनी थी ये दूरी, यहाँ से कितनी थी ये दूरी? 3 थी, और ये कितनी है? 1। तो ये जो बचा होगा ये कितना हो गया? 2। उसी तरह से ये कितना था यहाँ से लेके यहाँ तक? ये कितना था? 5 था सर, 5। और ये कितना है? 1। तो ये कितना बचा होगा? 4। अब अगर मेरा ओरिजिन यहाँ पर है तो इसके हिसाब से तो अब कितने कोऑर्डिनेट हो जाएंगे? यहाँ से चलना पड़ेगा 2, है ना, ये यहाँ तक है 2, समझ रहे ना मेरी बात। तो इसका मतलब यहाँ से चलना होगा कितना? 2, और यहाँ से चलना होगा कितना? 4। तो इसका मतलब अब इसके नए जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे? 2,4। उम्मीद है बात समझ में आ रही हो। क्या मतलब है इस बात का? अगर मैंने आपसे कहा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, तो हम कहेंगे पुराने वाले कोऑर्डिनेट में से जितना शिफ्टिंग हुई है उतना वो क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अगर इधर की ओर चला तो माइनस किया गया होगा, अगर यही ओरिजिन इधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना होगा। बोले इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अगर ये बात समझ में आ गई तो आराम से क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपसे मैं क्वेश्चन जब पूछूंगा जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला पर, तो वो क्वेश्चन इसी तरह से हो पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे आपसे, बहुत दिक्कत में आ जाएंगे आप, ठीक है। जैसे देखिएगा, पहला क्वेश्चन है मेरे सामने कि y² है ना, इतने ही से काफ़ी है। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। और बाकी जिसकी जरूरत पड़ेगी वो मैं बताऊंगा फिर अलग से, ठीक है। फिलहाल जैसे इसने कहा क्वेश्चन में y², पहला क्वेश्चन दिया गया हम लोग को y² - 8y - x और प्लस का 19 = 0। पहली बात तो बताओ ये एक सर्किल की इक्वेशन है या पैराबोला की इक्वेशन है या इलिप्स की इक्वेशन है या हाइपरबोला की इक्वेशन है? देखकर पहले पहचानो, है ना। तो पैराबोला की है। कारण क्या है पैराबोला की क्यों है? क्योंकि सर y की पावर 2 है और x की पावर 1 है। एक वेरिएबल की पावर 2 और एक वेरिएबल की पावर अगर 1 हो तो वो पैराबोला होता है, ये कंफर्म है।
हालांकि वो बोल के बताया क्वेश्चन में, अभी मैंने तो आपसे पूछ लिया, लेकिन उसने खुद ही बोला है कि फाइंड द वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम ऑफ द फॉलोइंग पैराबोला। अब हमने एनसीईआरटी में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं देखा। हमने किस टाइप के क्वेश्चन देखे एनसीईआरटी में? y स्क्वायर इक्वल टू 16x, y स्क्वायर इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, इस टाइप के क्वेश्चंस दिए होते थे और हमसे पूछता था फोकस बताओ, लेटर रेक्टम बताओ, वर्टेक्स बताओ। लेकिन अब इसने क्वेश्चन को बदल दिया और क्वेश्चन कहा ये पैराबोला की कैसी इक्वेशन है? कोई भी एक जनरल इक्वेशन, क्योंकि पैराबोला की शर्त ये नहीं कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही होना चाहिए। शर्त ये है कि एक कोऑर्डिनेट की पावर 1 और एक कोऑर्डिनेट की पावर 2 होनी चाहिए, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उससे जो बनेगा पैराबोला, वो क्या बनेगा? हाँ, उससे जो भी इक्वेशन, उससे जो भी ग्राफ बन के आएगा वो हमेशा क्या रहा होगा? पैराबोलिक होगा। क्वाड्रेटिक का जब भी ग्राफ बनाएंगे वो 100% पैराबोलिक शेप लगता होगा। क्लियर है? तो अभी यहाँ पर मुझे इस पैराबोला के सब कुछ पता करना है, वर्टेक्स भी पता करना है, ओरिजिन मतलब फोकस भी पता करना है, और जो भी चीज़ हम इसमें जानते हैं वो सब पता करनी है। तो इसके लिए पहले हमें इसको एक बेसिक फॉर्म में बदलना होगा। वैसे तो पहली बात मैंने आपको पहले ही बताया था, आपने अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा सर्कल जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे लाई कर रहा हूँ, उसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन जनरल क्या होता है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। वैसे यहाँ पर भी हम लोग बात कर सकते हैं, वहाँ पर ये एच कॉमा के क्या होते थे? सेंटर के कोऑर्डिनेट। क्लियर है ना? लेकिन अगर मैंने किसी बात की, अब पैराबोला की, एक बार फिर यहाँ पर पैराबोला की बात बता रहा हूँ, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर ये इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन है तो इस इक्वेशन के हेल्प से वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते थे? बोलो। ऐसी कोई भी फॉर्म में पाए जाने वाले पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। लेकिन अगर मैं जनरल इसको फॉर्म में बदलूं तो जनरल फॉर्म में यही बन जाएगा y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। मेरी बात को समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ क्या था? जहाँ y था वहाँ मैंने y माइनस के किया था, जहाँ x था वहाँ मैंने x माइनस h किया। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? x की जगह पर x माइनस h और y की जगह पर y माइनस के का होल स्क्वायर। मतलब अगर मैं उन्हीं पैराबोला को, जो मेरे पास स्टैंडर्ड पैराबोला हैं, उन्हीं पैराबोला को एक जनरल पैराबोला में बदलूं तो वो इक्वेशन बनेगी y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ x माइनस h। क्लियर? इसमें ये जो h कॉमा के हैं ये क्या होंगे? अब हम बोलेंगे सर ये h कॉमा के आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, h कॉमा के आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। कुछ मेरी बातें पकड़ में आ रही हैं? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये आपको बियॉन्ड है, ये आपकी लिमिट के बियॉन्ड है चीज़ें, लेकिन अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना? वेल एंड गुड भाई, पढ़ लोगे तो अच्छा ही रहेगा, बेहतर रहेगा बहुत। तो मैंने कहा h कॉमा के आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स हैं। कैसे समझ में आया? अगर ये k 0 होता, ये h 0 होता, तो इक्वेशन क्या बन जाती? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के वर्टेक्स कहाँ पर ही होते हैं? ओरिजिन पे ही होते हैं। इसका मतलब उनके h कॉमा k की वैल्यू क्या ही होती है? 0। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ वो वाले पैराबोला रखे गए जिनमें h कॉमा k की वैल्यू क्या रहती है? हमेशा 0 रहती है। लेकिन अब हमने वो h कॉमा k की वैल्यू को 0 नहीं मानना है, केवल ऐसा भी हो सकता है कि y माइनस के का होल स्क्वायर हो और x माइनस h हो। क्लियर है? अभी कोई डाउट इतने में नहीं? तो फिर यहाँ पर भी हमें वही काम करना होगा। अगर मुझे y माइनस के का होल स्क्वायर बनाना है तो क्या रास्ता बनाना पड़ेगा? मुझे उस फॉर्म में लाना होगा, इस पैराबोला की इक्वेशन को उस फॉर्म में बदलना होगा। समझ पा रहे हो ना? तो मैं क्या करूंगा उसके लिए? इन दोनों टर्म को एक साथ लेकर कंप्लीटिंग द स्क्वायर का लगाऊंगा और इसको एक होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। कारण क्योंकि यहाँ पर क्या है? y माइनस के का होल स्क्वायर। तो हम बोलेंगे सर ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y। अब मैं इसमें कितना ऐड करूंगा? बोलो। वेरी गुड, 4 का स्क्वायर ऐड करूंगा और 4 का स्क्वायर ही सबट्रैक्ट कर दूंगा। 4 का स्क्वायर ऐड किया और 4 का स्क्वायर ही सबट्रैक्ट कर दिया। माइनस एक्स और प्लस 19 बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब ये हो जाएगा सर y माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखिएगा कितने को लेकर के, ध्यान से देखिएगा, इतने को लेकर क्या बनेगा? y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये बनेगा आपका क्या? माइनस का 16 माइनस एक्स और प्लस का 19 बराबर 0। ये बन जाएगा सर y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस, बोलिए कितना? x माइनस 3। नहीं समझे? x माइनस 3, y माइनस के का होल स्क्वायर, यानी कि y माइनस क्या बचे? x प्लस 3 कैसे? 19 में से 16 गया, प्लस का 3, लेकिन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3। समझ ना? इक्वल कर दिया जरा। हाँ ठीक, क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3। बोलो, अब ध्यान से सुनो। अब बताओ ये कौन सी फॉर्म बन चुकी है? y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ x माइनस h। नहीं समझे? इसका कंपैरिजन अब मैं इससे नहीं कराऊंगा, ऊपर वाली से नहीं कराऊंगा, इससे कराऊंगा, जनरल इक्वेशन से। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्लियर है? तो इसका मतलब अब मैंने कहा भाई इसको कंपेयर करते हैं, y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4a इंटू में कितना? x माइनस h। इससे कंपेयर करते हैं, ये एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस h आ गया।
कंप्लीट मुझे बताओ जल्दी से यहाँ से देखकर 4a की वैल्यू कितनी आ गई? हम बोलेंगे सर 1, a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो? पक्का? बहुत अच्छे। h की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? बोलो h की वैल्यू जल्दी। 3, वेरी गुड। k की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? k की वैल्यू 4। इसका मतलब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पहले नंबर पे बात आती है। अब किसकी? वर्टेक्स की। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 3,4। इस पैराबोला के वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? 3,4 होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। पक्का? अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 3,4 हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 3,4 हैं। इसका मतलब है कि ओरिजिन हमारा कहाँ शिफ्ट कर गया? 3,4 पर शिफ्ट कर गया। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात? अगर स्टैंडर्ड में ओरिजिन कहाँ होना चाहिए था? 0,0 पर होना चाहिए था, लेकिन अब मेरा ओरिजिन कहाँ शिफ्ट कर गया? मतलब मैंने इसका जो वर्टेक्स बनाया, ऐसे समझिएगा, ये मैंने कोई ऐसा पैराबोला बनाया, इसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ पर लाई कर गया? यहाँ पर, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 3,4। ये ऐसे भी नहीं बनेगा, ये समझ गए ना? ये कहीं ऐसे बनेगा, मतलब ऊपर की तरफ। ये इसकी एक्सिस है वैसे। चलो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना हो गए? 3,4। अगर इसके कोऑर्डिनेट 3,4 हो गए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 3,4 किसके करस्पॉन्डिंग आए हैं पता है आपको? मेरी अपनी ओरिजिनल XYZ के करस्पॉन्डिंग आए हैं। कितने? 3,4। इतने में कोई डाउट है? पक्का? मैंने कहा इसकी वैल्यू कितनी आई है? इसके a की वैल्यू कितनी आई है इस पैराबोला के? तो हम बोलेंगे सर इसकी वैल्यू आई है 1/4,0। समझ पा रहे हो ना? 1/4,0। तो फिर 1/4,0 आई है तो भाई ये बच्चे ध्यान लगा लो, बार बार कह रहा हूं, समझ में नहीं आएगा तो फिर फंस जाओगे, मेरे कोई फायदा नहीं होगा मेरी क्लास लेने का ये एक्स्ट्रा, ठीक है ना? इसके a की वैल्यू कितनी आई है? 1/4,0। इसी की है वो इसी की है। अब इसी की है, इसका मतलब इसके फोकस के कोऑर्डिनेट, यानी यहां से a कितनी दूरी पे है? a जो होता है वो हमेशा उसके वर्टेक्स से नापा जाता है, यहां से नहीं नापा जाएगा, वहां से नापा जाएगा। क्लियर है? फोकस कहां से लाई करेगा? यहां से थोड़ी देखेंगे, वहां से देखेंगे। ये अलग बात है कि उसका खुद का वर्टेक्स वहां लाई कर रहा है, बट फोकस तो यहां लाई कर रहा है ना। और वो कितनी दूरी पे होगा अपने वर्टेक्स से? अपने वर्टेक्स से 1/4 की दूरी पर होगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 1/4,0। लेकिन ये नहीं 0, सुनो मैं बता रहा हूँ फिर। हाँ समझिए, रुक जाओ, डोंट वरी हो जाओ, परेशान मत हो, कोई बात नहीं। ये 1/4,0 होते बशर्ते कि यहाँ पर ओरिजिन होता, बशर्ते कि यहाँ पर ओरिजिन होता, लेकिन यहाँ पे तो ओरिजिन नहीं है। ओरिजिन कहाँ है? यहाँ है। तो ओरिजिन मेरा ये है, ओरिजिनल ओरिजिन ये है, और मुझे पता करना है इसके कोऑर्डिनेट। तो आप मुझे खुद बताओ कि ये लंबाई कितनी हो गई, आप खुद बताओ। ये कितना हो गया सर? ये हो गया 3, और ये हो गया कितना? 4। अगर मुझे उस पॉइंट पर जाना है तो सर मुझे कितना जाना पड़ेगा आगे? तो मैं बोलूँगा 3 तो ये रहा और 1/4 ये रहा। तो इसका मतलब इसके हिसाब से आंसर आपको इसी के हिसाब से देना है। समझ में आ रही बात ना? मेरे अपने ओरिजिनल ओरिजिन के हिसाब से। वो तो मैं आपको खाली शिफ्टिंग बताया था कि मान लो यही 0,0 यहाँ शिफ्ट कर जाए। जब ये यहाँ शिफ्ट कर जाता तो आपने क्या किया? अगर ओरिजिन यहाँ शिफ्ट कर जाता तो आपने माइनस किया था, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हमारा सही मानों में ओरिजिन होना चाहिए था यहाँ, लेकिन वो शिफ्ट कर गया यहाँ। ठीक है ना भाई? हम अगर ये मान लेते कि पैराबोला के वर्टेक्स पर ही ओरिजिन है, पर हमारी ओरिजिनल जो एक्सिस रिएक्शन कह रही है, सॉरी इक्वेशन जो हमें कह रही है, वो इक्वेशन कह रही है कि ओरिजिन यहाँ होना चाहिए। तो इसका मतलब कुल मिला जुलाकर वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ आप मुझे, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? तो बोलेंगे सर 3, 3 + 1/4, 3 + 1/4 मतलब कितना हो जाएगा? 13/4, कॉमा, वेरी गुड, 13/4, 4। अब तक एक भी क्वेश्चन हमने ऐसा नहीं किया था जिसके पैराबोला का फोकस में 0 ना आया हो, एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आपने जब आरटी खोली होगी तो आपके दिमाग की बत्तियां हिल रही होंगी बहुत बुरी तरीके से, आप परेशान हो रहे होंगे कि सर पता नहीं क्या मसला है यार, हो ही नहीं रहे क्वेश्चन, शुरू में ही दे रखे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत पीछे जाके दे रखे हैं क्वेश्चन, बहुत शुरू में दे रखे हैं। एक और बात बता रहा हूँ, अभी भी जाके आप आरटी शर्मा से देखोगे तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, ये भी मैं बता रहा हूँ। कारण क्योंकि वो व्यक्ति वहां जुबान से तो समझा नहीं पा रहा है, उसने सारी बात को लैंग्वेज में लिख लिख करके समझाया है। इन्हीं सब बातों को उसने पूरी बातों को समझाई है सब बातें, लेकिन आपकी समझ में नहीं आएंगी। कारण क्योंकि मैथमेटिकल लैंग्वेज, और वो आपसे बोल तो पा नहीं रहा है, तो वो अपने शब्दों को लिखकर ही बता रहा है कि मैंने ये कैसे लिया, इसको 13/4, 4 कैसे लिया, उसको बाकायदा बता रहा है। तो उसने उसके लिए एक रास्ता ढूंढ लिया कि बच्चों को बाइनोमियल रटा देते हैं। कैसे रटा देते हैं कि अगर ओरिजिन पीछे होगा, अगर ओरिजिन वर्टेक्स से पीछे होगा तो ऐड करिए, ओरिजिन वर्टेक्स से आगे होगा तो सब्ट्रैक्ट करिए। इस टाइप से कुछ चीज़ें याद करा दी हैं, लेकिन हमें वो याद भी नहीं करना। मैंने कहा आप समझ, अपने दिमाग की समझ पैदा करिए, अंडरस्टैंडिंग लाइए, बिना टेंशन के कभी भी फेल नहीं होंगे ना। सबसे बड़ा फायदा अंडरस्टैंडिंग से ये होता है कि आज नहीं तो कल भी कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे। और अगर आप खाली याद करके बैठ गए, रट लिए कि अच्छा अगर ऐसा वाला पैराबोला होता तो इसमें ऐसा करते हैं, ऐसा वाला होता तो इसमें ऐसा करते हैं, तो बस आप इसी क्वेश्चन को कर पाएंगे। नया कुछ भी करेगा तो फंस जाएंगे फिर से।
तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो मैं समझा रहा हूँ समझिए। तो अभी यहाँ से मेरा जो फोकस है वो यहाँ लाई कर रहा है यहाँ, लेकिन सर मुझे पता चल गया 3 + 1/4 और 3 + 1/4 होता है 13/4 और सर लेकिन यहाँ से मुझे फोकस पे जाने के लिए y पे कितना चलना पड़ेगा, तो 4 ही चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 13/4,4। बोलो वर्टेक्स मिल गया, बोलो क्या है वर्टेक्स, वर्टेक्स है सर 3,4, फोकस मिल गया, फोकस है सर कितना 13/4,4। बोले तो मेरे को डाउट हो तो और क्या पूछा अभी देखते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसने पहले वर्टेक्स पूछी, फिर एक्सिस पूछी है, एक्सिस की फाइंड द वर्टेक्स कॉमा एक्सिस। अब एक्सिस का मतलब क्या हुआ बताइए, ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है। अगर y² = 4a × x - h के इक्वल होगा तो हम बोलेंगे x एक्सिस के पैरेलल है। तो इसकी जो एक्सिस है ये, इस एक्सिस की इक्वेशन, अगर इक्वेशन पूछेगा तो क्या होगी बोलो, है तो एक्सिस के पैरेलल लेकिन इक्वेशन क्या होगी। अगर मैंने आपसे पूछा इक्वेशन ऑफ एक्सिस y = 4, अरे ये अगर यहां होता, अगर मेरा पैराबोला यहां होता तो आप इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या बताते, y = 0 बताते, लेकिन वो तो तब बताते ना जब x एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है। बट अभी x के पैरेलल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, x के पैरेलल एक्सिस पर x से दूर है। कहाँ है सर, यहाँ पर है, इस लाइन पर। इस लाइन पर y की वैल्यू कितनी है 4 है सर, और y = 4 ही तो x एक्सिस के पैरेलल होती है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, पक्का, बहुत अच्छे। अभी मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, इतना बढ़ गया, ये इतना सारा बड़ा बोर्ड पे सब चीज़ें लिखी गई हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन मैं जानबूझ करके क्वेश्चंस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेरा फोकस इस बात पे है कि हम सीख क्या रहे हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तो वो तेज़ी से होगा। फिर एक बार अगर आपकी समझ में आ गई बात तो फिर बाद में चीज़ें तेज़ी से होंगी थोड़ा सा, ठीक है। चलो जी, अब ध्यान लगाओ, 2 बातें अभी तक क्या क्या हो चुका, वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, 3 बातें हो गई। चलो और क्या पूछा उसने, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो कितने लोग बता पाएंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। जिसने पढ़ा है पूरा शुरू से लेकर अब तक का कॉन्सेप्ट वही बता पाएगा। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट्रिक्स हमेशा वर्टेक्स से जितना दूर फोकस होता है उतनी ही दूरी पर डायरेक्ट्रिक्स होती है पैराबोला की, स्पेशली पैराबोला की। कारण क्योंकि पैराबोला में पीएफ और पीएम इक्वल होते हैं, नहीं समझ रहे हो, मतलब उस वेरिएबल पॉइंट की दूरी फोकस से और वेरिएबल पॉइंट की दूरी डायरेक्ट्रिक्स से बराबर होती है ना। बहुत अच्छे, तो इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स जितना आगे फोकस उतना ही पीछे क्या होगी, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी। बताओ यहाँ से फोकस कितना दूरी पे है, यहाँ से, गलती मत कर बैठना, यहाँ से कितनी दूरी पे है, तो फिर यहाँ कितना होगा, पहले ही होगी 1/4, यहाँ से आप पीछे चलिए 1/4, मतलब इस 3 में से आपने क्या घटा दिया, ये कितनी है, ये कितनी है दूरी, ये है 1/4 है ना। तो 3 में से आपने 1/4 घटाया, लेकिन आंसर आप इसके हिसाब से नहीं देंगे, आंसर यहीं के हिसाब से देंगे। तो ये कितना हो गया, ये बताओ ये कितना हो गया सर, ये हो गया 3 - 1/4, मतलब कितना 4 × 3 = 12 - 1 मतलब 11/4। तो सर इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x बराबर बोलो ना भाई 11/4। व्हाट इज दिस, दिस इज सर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो जो लोग नहीं थे शुरू में, जैसे साफिल और साहिल को दिक्कत हो सकती है थोड़ी, है ना, शुरू में नहीं थे ना आप लोग चैप्टर को, भाई मैं पहले मैंने आपको क्या बताया, कम से कम 2 क्लास तो मैंने और एक्स्ट्रा दे दी इसके बीच में। जिस दिन मैंने अपना हाइपरबोला खत्म कर दिया था उस दिन के बाद भी 2 क्लास एक्स्ट्रा कर ली मैंने कॉनिक सेक्शन की, और मैं इस तक आना नहीं चाह रहा था अभी, क्योंकि मेरा मन कर रहा यार और थोड़ा सा रगड़ लूँ और थोड़ा सा इनको समझा लूँ, तब ये समझ पाएंगे, क्योंकि ये समझ पैदा करना इतना आसान नहीं है, वो बहुत आसान है। बार बार कर एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे आराम से, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा माइंड को ना पहले वो तैयार कर लेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि हमें अगर ये भी नहीं पता है कि भाई डायरेक्ट्रिक्स किसे कहते हैं या वो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ लाई करती है, तो फिर समस्या आएगी। तो इसलिए ज़रूरी होगा आपके लिए, जिसका भी छूटा है तो वो पिछले लेक्चर्स देखे और पिछले लेक्चर देख करके आराम से चीज़ें समझने की कोशिश करे, उसके बाद आराम से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ये बात की गारंटी है मेरी। लेकिन पहले वो आएगा तो ही आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आपको यही नहीं पता है कि डायरेक्ट्रिक्स कहाँ लाई करती है, तो फिर समस्या है। डायरेक्ट्रिक्स किसे कहते हैं ये भी नहीं पता है, तो फिर समस्या है ना। तो हम कहेंगे सर जितना दूर वर्टेक्स से फोकस लाई करता है उतनी दूर वर्टेक्स से पीछे डायरेक्ट्रिक्स लाई करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है, एक लाइन होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो लाइन है कि मुझे इसकी इक्वेशन पता करनी है। तो भाई बच्चे ये कितना है 3 और ये कितनी है 1/4, मैंने 3 में से 1/4 घटा दे तो मुझे ये मिल गया, ये मिल गया। और ये मिलना ही मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि ये जो लाइन है ये पैरेलल है वाई एक्सिस के, और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन x बराबर कांस्टेंट होती है। तो ये x बराबर कितनी हो जाएगी 11/4। बोले इतने मेरे को डाउट हो तो पक्का, बहुत बढ़िया। चलो जी, उसने ये भी पूछ लिया, वो भी मैंने बता दिया। एक चीज़ और बची बस, वो पूछिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब बता दो मुझे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आप में से कोई भी मुझे बता दे तो मुझे थोड़ी सी खुशी हो जाएगी कि देखो आप कुछ दिमाग लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं।
अभी पहले ये बताओ, इतने में कोई डाउट हो तो? 100%? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं अगला क्वेश्चन आपको खुद दूंगा, मैं आपको दूंगा अगला क्वेश्चन करने के लिए। सुनो, लेटस रेक्टम की लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो क्यों नहीं पड़ेगा? उससे क्या मतलब है यार, लेंथ है वो, तो वो कोई कोऑर्डिनेट थोड़ी है। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, समझ गए ना? डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस थोड़ी बदलेगी। मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। यही तो लेटस रेक्टम किसे कहते हैं? फोकस से पास होने वाली वो लाइन जो कि पैराबोला के दोनों सर्कमफ्रेंस को छूती हो, मतलब ऊपर नीचे छूती हो, ये लेटस रेक्टम है ना? अगर ये लेटस रेक्टम है तो इसकी लंबाई, सर चाहे आप इस पैराबोला को यहाँ बनाइए, चाहे वहाँ बनाइए, चाहे यहाँ बनाइए, चाहे कहीं और ले जाइए, दुनिया किसी कोने पे ले जाइए, समझ रहे हो ना? एक बैंगल की डायमीटर बदल जाएगी क्या? नहीं सर, यहाँ रख लीजिए, चाहे वहाँ रख लीजिए, टेबल के ऊपर रख लीजिए, चाहे बोर्ड के ऊपर रख लीजिए, उसकी डायमीटर तो उतनी रहेगी। बट हाँ, ये जरूर बात है, पोजीशन बदल जाएगी, सेंटर के कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, डायमीटर की लंबाई नहीं बदलेगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत बढ़िया। इसलिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैन नॉट बी चेंज। मतलब क्या होगी? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यही होगी 4a के इक्वल, और 4a कितने के इक्वल है? 1 के इक्वल। तो बिना टेंशन के क्या लिख देंगे? बहुत बढ़िया भाई, वाह, क्या कहने? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। 4a बोले तो 1, खत्म। तो इस पर बोला कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होगी? 1। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। पक्का? श्योर? बहुत अच्छे। चलो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है ना? चलिए भाई, दूसरा क्वेश्चन देखो जल्दी से ना। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा है यही सारी चीजें आपको मुझे बतानी है अगले क्वेश्चन में, और क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा है, ठीक है? ये बदल रहा हूं, देखो मैं यहां से क्वेश्चन, ठीक है ना? इसने कहा सारी चीजें यही पता करनी है जो मैंने अभी बताई। कौन कौन सी? वर्टेक्स पता करना है ना? देखो ये दिया गया x² + 2y, नहीं चलो ये नहीं करते, भी ऊपर वाला लेते हैं। 4y² + 12x - 20y प्लस का 67 = 0, ठीक है? हमसे कहा है इस पैराबोला की, पहली बात तो उसने खुद ही बोला पैराबोला है ये, अगर ना भी बोला होता खाली ये बोल देता इस कर्व की या इस कॉनिक सेक्शन का, ये सब बताओ, तो आपको ये भी पहचानना पड़ता कि ये कॉनिक सेक्शन कौन सा है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, सर्कल है। समझ रहे हो ना बात को? बहुत अच्छे। तो आपको करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या निकालना है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली बात वर्टेक्स निकालना है। क्या निकालना है? फोकस निकालना है। क्या निकालना है? और ठीक है, वेरी गुड। फोकस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ठीक है ना? डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना? और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये 5 चीजें बतानी है आपको मुझे, ठीक है ना? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न अप्लाई करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर पाएंगे। मैं आपको अभी थोड़ा मौका दूंगा, ठीक है ना? आराम से पहले क्वेश्चन करिए, अगर हो जाए बहुत अच्छी बात, नहीं हो रहा हो तो मैं समझाऊंगा ही, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? करिए। देखिए सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया पिछले क्वेश्चन में, अब इसमें सारी खिचड़ी जो है वो हटा दी मैंने, अब बड़े आराम से समझ में आएगा क्वेश्चन। सबसे पहला काम होगा आपका, आपको इसको बदलना है 4 में से किसी भी एक फॉर्म में। एक बार फिर बता दे रहा हूं, यहां पर देख देता हूं, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोलाज, ठीक है ना? जो पैराबोलाज होते हैं उनकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? पहले वाले की होती है y - k का होल स्क्वायर बराबर 4a × x - h। दूसरे वाले की होती है y² बराबर -4a, नहीं, y - k का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर बराबर 4a × x - h। माइनस में होगा, ये किस में होगा? माइनस में, यानी इसके जस्ट मिरर इमेज। तीसरी वाली इक्वेशन होती है क्या बताओ? x - h का होल स्क्वायर, x - h का होल स्क्वायर = 4a × y - k। श्योर ये बात समझ में आ रही कि नहीं? चौथा देखिए, चौथी इक्वेशन होती है x - h का होल स्क्वायर बराबर 4a × नहीं, प्लस का नहीं होगा, क्या होगा? बस माइनस का, 4a × y - k। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही होगी। बस यही 4 फॉर्म होती हैं, ये चारों की चारों जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला है, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड होती हैं, बल्कि हमने तो पहले स्टैंडर्ड पढ़ी है तब इनको पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड के करस्पॉन्डिंग ये हैं, ऐसे समझिए आप। क्लियर? तो अब देखो, आप इसको बताओ कौन सी वाली फॉर्म में बदलना चाहेंगे, क्योंकि y का स्क्वायर है तो इन्हीं दो में से कोई एक फॉर्म बनेगी। अब बनाते हैं, लेकिन उसके लिए क्या रास्ता है? सीधे सीधे कि आप y वाले टर्म को एक साथ कर लो। तो मैंने इसको ले लिया एक ब्रैकेट में, और फिर प्लस का 12x और प्लस का 67 इसको अलग कर दिया। बोलो इतने में को डाउट हो तो?
लेकिन मुझे पता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। नहीं पता ये बात? पता है ना भाई, हमें जब भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है तो हम उसमें जिस टर्म का स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट 1 लेते हैं। अब 1 लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं करूंगा सर यहाँ पर डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 4 से तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 5y और प्लस का कितना 3x और प्लस का कितना 67/4 बराबर 0। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो? पक्का? अब मैंने क्या बताया कि जो ये आपको दो टर्म दिख रहे हैं, वाई स्क्वायर और वाई वाला टर्म, इनसे मिलकर एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, मतलब एक होल स्क्वायर बनेगा। क्लियर है? इधर हो है ना, सॉरी इधर हो, तुम इधर हो ना। अभी देखो क्या होगा, समझ गए ना। तो यहां से बनेगा क्या, एक होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये करूंगा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस y के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। 2.5 बेहतर नहीं होता, ऐसे ही लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखना ज्यादा अच्छा होता है। तो क्या लिख देंगे, 5/2 का होल स्क्वायर, ये ऐड किया और 5/2 का होल स्क्वायर, यही सब्ट्रैक्ट कर दिया और बचा प्लस का कितना 3x और प्लस का 67/4 बराबर 0। बोलो यहां तक कोई समस्या हो तो? सर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिलाकर एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। वो जो परफेक्ट स्क्वायर बना उसकी वैल्यू हो गई सर y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सर ये प्लस का 3x है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 3x। सर ये माइनस का 25/4 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 25/4। सर ये प्लस का 67/4 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 67/4। बस इतना रह जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बन गया सर y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर, बताओ ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, चलो अभी रहने दो, माइनस 3x ही रहने दो, प्लस इन दोनों को बताओ। पक्का? 25 में से 67 गया 42, तो माइनस का 42 क्या हो जाएगा, माइनस का 42/4। 42/4 को भी हम कटा सकते हैं, क्या आएगा बोलो, बोलो ना भाई, 21/2 नहीं आएगा, 21/2। ठीक है, अब बताओ यहां तक कोई समस्या हो तो? पक्का? अब मैंने क्या किया, इसको लिख दिया y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर, ये हो गया माइनस का 3x और माइनस का 21/2, ये हो जाएगा y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर -3 कॉमन ले लिया पूरे में से। -3 क्यों लिया कॉमन, -3 ही क्यों लिया, बोलो मुझसे, मुझे जवाब दो इसका। क्योंकि हर एक फॉर्म में आप पाएंगे कि x का कोफिशिएंट यहाँ 1 और यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1, मतलब अंदर की तरफ जो x है वो पॉजिटिव है, बाहर भले ही माइनस हो, भले ही बाहर माइनस हो, लेकिन अंदर का टर्म माइनस में नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? तो इसलिए मैंने -3 जबरदस्ती कॉमन लिया। जबरदस्ती क्या, वैसे तो ये आ ही रहा दोनों में से, ना भी होता तो भी लेते कॉमन। मान लीजिए कि इधर ना भी होता, मान लो यहाँ आ जाता 5/2 आ जाता, तो भी मुझे जबरदस्ती कॉमन लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 बनाना है, अंदर x का कोफिशिएंट 1 बनाना है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? स्वानी नहीं समझ में आ रही? बहुत अच्छे, -3 कॉमन लिया तो बच्चा क्या बचा यहाँ पर, x प्लस 7/2। बोलो इतने में को डाउट हो तो? पक्का? यही तो बताई मैंने। तुम लोग का पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है, तुम लोग का क्यों नहीं बन रहा, समझ नहीं आता क्या मसला है, गलतियां क्यों करते हो तुम लोग? हाँ कर लो, बिल्कुल कर लो, मैंने कहा मना किया, इसको लिखो 2y का होल स्क्वायर। मैं क्यों करूंगा, लेकिन इतना मेरी बात को समझा करो निखिल। बार बार तुम्हें ये बात कहता हूं कि हर बच्चा एक तरीके से नहीं सोच सकता, और टीचर का काम होता है जनरल वे में बातें समझाना, स्पेसिफिकली बात नहीं समझानी है। अगर मैं निखिल को स्पेसिफिकली दिमाग में रखकर बात समझा रहा हूँगा तो मैं कुछ और तरीके से बात करूंगा। इसीलिए मैं अक्सर क्या करता हूं, जब मैं कहता हूं 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, पहले से सबसे पूछना जनरली, हाँ भाई कोई दिक्कत, जब आप बोलोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ गया। आप में से किसी एक को अगर पर्सनली दिक्कत है तो आप मुझसे जब सवाल करेंगे तो फिर मैं आपको आपके हिसाब से समझाऊंगा। तभी तो मैं बोलता हूं कि मेरे पास समझाने के बहुत तरीके हैं। मैं हमेशा क्या कहता हूं कि तुम बस बोलो मुझे आ नहीं रहा है, मेरे पास आपको अपनी बात समझाने के सैकड़ों तरीके हैं। वो सैकड़ों पता कौन से हैं, सैकड़ों बच्चों के हिसाब से सैकड़ों तरीके हैं। हर बच्चे को अलग अंदाज में सिखाया जाता है। अगर उसको कॉमनली समझ में ना आई हो बात, तो कॉमन बात तो यह है कि हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, जिस जो होल स्क्वायर वाला टर्म होता है, जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है या क्वाड्रेटिक वाला टर्म होता है, उसके कोफिशिएंट को 1 बना लेना चाहिए। आसान हो जाता है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सपोज करो अभी तो यहाँ 2y का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, अगर यहाँ होता 7y स्क्वायर तो फिर लिखना पड़ता √7y का होल स्क्वायर। तब बच्चे कहते यार सर बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। बात समझ में आ रही कुछ? तो हम पहले 7 को क्या कर लेते, बाहर कर लेते हैं। क्लियर है?
एक बात तो ये, दूसरी बात ये झंझट खत्म हो जाता है कि यहां पर बीच में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि ये टर्म जो हमने बनाया, ये टर्म और जो हम जोड़ते हैं, हमेशा उन 3 टर्म को लेके हमेशा एक होल स्क्वायर बन जाएगा। समझ गए? तो इसलिए बच्चों को हमेशा जनरल बात बताई जाती है। अब स्पेसिफिकली आप कुछ जानना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने तुम्हारे कहने से पहले क्या कह दिया? तो बिल्कुल होगा, मैंने इसीलिए तो कहा बच्चे, हम एक मेरे पास आप अक्सर क्या देखते हो कि आप किसी चीज़ को करें, और मैं एक उन टीचर्स में से हूँ कि अगर मुझे लगा कि मैंने जो बताया उससे बेहतर आपका तरीका मुझे महसूस हुआ, या मुझे लगा कि किसी बच्चे ने उससे अच्छा सजेशन दिया है जो मेरे दिमाग में चल रहा है, तो मैं उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेता हूँ, 1 सेकंड की देरी नहीं लगाता। लेकिन मैं अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ आपको वो सबसे आसान वाला मेथड होना चाहिए, सबसे आसान वाला। जिसमें कि मैं कई बार आपको ये भी कहता हूँ कि यार ये टीचर का मतलब क्या मसला है यार। जैसे मान लीजिए मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करने हैं, अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में अगर मैं लैंग्वेज लिखने लगूंगा तो सर वो बच्चा क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका आधा दिमाग, भैया पहले उसमें दिमाग ही इतना ज़्यादा लगाना पड़ता है, अगर एक वर्ड मिस हो गया तो क्वेश्चन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आप कह रहे हो उसको लैंग्वेज पे भी ध्यान दो, लैंग्वेज भी लिखो और क्वेश्चन भी सॉल्व करो। अरे भाई वो आपको अरेंजमेंट करके दिखा दिया ना उसने, कितने कितने मेथड आएंगे, बात खत्म हो गई। समझे ना? उसने रैंडम वर्ड के जो लेटर बनाए उनको, सॉरी वर्ड बनाए, उन वर्ड को उसने डिक्शनरी में अरेंज कर दिया और आपको बता दे कि रैंडम की रैंक क्या आएगी। समस्या क्या है आपकी फिर? बिना बात कि ये भी लिखो वो भी लिखो, पहले ये बताओ आर वाले टर्म कैसे आए, ए वाले टर्म कैसे आए, फिर एन वाले कैसे वर्ड बने, फिर हमने वो कॉमन लिए, मतलब ये सारी कहानी लिखूंगा तो तब बस मैं कहानी लिखता रह जाऊंगा। समझ गए ना? तो ये क्या नहीं, ये कहने का मतलब है यानी हमेशा सबसे आसान रास्ता इख्तियार करना चाहिए, जब तक कि कोई कॉम्प्लिकेशंस मजबूरी ना बन जाए। जब तक कोई मजबूरी ना हो तब तक हमें हमेशा आसान वे इस्तेमाल करने चाहिए किसी भी काम को करने के। समझ में आ रही बात ना? बिना बात का क्यों एफर्ट लेना है? एफर्ट तब लेना चाहिए जब मजबूरी बन गई हो, लग रहा है कि भाई नहीं ये काम आसानी से होगा ही नहीं, टेढ़ी उंगली करनी ही पड़ेगी, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो फिर उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ेगा। लेकिन सीधी उंगली से घी निकल रहा हो तो सीधी से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ा करने की जरूरत नहीं फिर उसको, है ना? बढ़े आगे। तो अभी ये सिंपल है, सब बच्चों को ये बात समझ में आ जाती है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे सर किसके साथ? y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 4a इंटू एक्स माइनस एच के साथ। कौन सी वाली के साथ? इसके साथ, सेकंड वाली के साथ। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो? अगर ये आपकी समझ में आ गया तो बस काम बन गया। मुझे जल्दी से बताएं k की वैल्यू कितनी आएगी? 5/2। मुझे जल्दी से बताएं h की वैल्यू कितनी आएगी? -7/2। अगर तुमने गलती से भी +7/2 कह दिया तो समझ लीजिए आगे सब बेकार। समझ गए ना? इसलिए बेहतर है कि आप सही दिमाग लगाइए, क्योंकि यहाँ x माइनस एच के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो क्या आएगी? -7/2। बोलो यहाँ तक कोई समस्या हो तो? सर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? हम जानते हैं कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं h, k। स्टैंडर्ड पैराबोला के हमेशा 0,0 होते हैं। तुमने मुझसे कई बार पूछा भी कि सर ये हमेशा 0,0 होंगे, तो बोलते था भाई ये एनसीईआरटी में हमेशा 0,0 ही होंगे, एनसीईआरटी में हमेशा 0,0 ही होंगे, क्योंकि वहाँ जनरल इक्वेशन का जिक्र ही नहीं किया गया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसलिए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट h, k मतलब क्या? ये हो जाएंगे आपके सर -7/2। पहले लिखना है -7/2, 5/2। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो? आ गया? अगर ये आ गया तो फिर आप इसका जल्दी से एक रफ डायग्राम बनाइए, जल्दी से इसका रफ डायग्राम बनाइए। कारण क्या है? क्योंकि उसी से हमें आइडिया लगेगा कि अच्छा ये पैराबोला किस तरह का है। चलो ये भी नहीं बनाते अभी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्स डैश है और ये वाई वाई डैश है। क्यों हम थर्ड एक्सिस लें? एक सवाल ये भी तो हो सकता है सर ये जेड क्यों ले रहा है बिना बार बार? कोई ज़रूरत नहीं है। कारण क्योंकि पैराबोला इज ए प्लेन फिगर, तो क्या ज़रूरत पड़ी है उसकी थर्ड वाली एक्सिस की? क्लियर है ना? तो अभी बताओ कहाँ पे बनेगा पैराबोला? तो यार ये तो मैंने गलत बना दिया, उधर मैंने थोड़ा सा एरिया बचा, उधर के ज़्यादा बचा दिया। तो मैं क्या कहूँगा, एक काम करते हैं ऐसा बनाते हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं, देखिएगा ये हो गई आपकी एक्स एक्सेस और ये हो गई आपकी वाई एक्सेस, ठीक है ना? वाई वाई डैश। क्लियर? अब ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, कहाँ पर है? -7/2, एक्स की वैल्यू -7/2 और वाई की वैल्यू +5/2। कहाँ पर लाई करेगा? यहाँ कहीं होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझे? बहुत अच्छे। तो ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। मुंह इधर की तरफ क्यों खुला? इस माइनस के कारण, इस माइनस के कारण। क्लियर? सर ये यहां क्यों चला गया? इसके कारण। समझ में आ गई बात ना? इसका मतलब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए सर? -5/2, नहीं -7/2, 5/2, -7/2, 5/2। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी? पक्का?
अब बताने शुरू करेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ मेरा ओरिजिन है, आप समझ ही रहे होंगे, यहाँ मेरा ओरिजिन है और बाकी सब बातें हम इसके बेस पर करेंगे। क्लियर है ना? चलो जी, आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मिल गया, जल्दी फोकस बताइए, फोकस के कोऑर्डिनेट। तो हम कहेंगे सर 4a की वैल्यू देखिए कितनी है, कंपेयर करिए, 4a कितने के इक्वल है, या फिर ऐसे बोलिए माइनस का 4a बराबर माइनस का 3, तो फिर a बराबर कितना आ जाएगा 3/4। इसका मतलब सर यहाँ से इसके वर्टेक्स से कितना दूर होगा फोकस, यहाँ लाई करेगा फोकस। बताओ फोकस कितनी दूरी पे लाई करेगा, यहाँ 3/4। लेकिन ये चूंकि ये वाला पैराबोला है तो इधर की तरफ मतलब वैसे तो दूरी तो होगी 3/4, दूरी तो कितनी रहेगी 3/4, लेकिन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिखे जाएंगे -3/4, कॉमा। बोलो अब देखूंगा कौन बताएगा, -3/4 कॉमा, वो तो यहां से -3/4 आया ना, अभी भी मत करो, ये गलत कर रहा हूं, नहीं समझे, बस आपको पता चलिए ये दूरी कितनी है 3/4, कितनी है 3/4, ये कितनी है, यहां से देखिए जल्दी से, ये कितनी है सर, ये है 7/2। अब आप कहेंगे नहीं नहीं सर -7/2। जिस बच्चे की समझ में नहीं आ रहा होगा वो ऐसी बात करेगा, और जिसको समझ में आ रहा है वो कभी नहीं ऐसी बात करेगा, वो कहेगा ठीक है सर बिल्कुल सही है, सब कुछ चंगा सी है। कारण क्योंकि यहाँ माइनस मिलेगी, यहाँ प्लस मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, समझ रहे हो ना? बोलो ये कितना 7/2 और ये कितना 3/4, दोनों जुड़कर, क्योंकि मैं यहाँ से देखूंगा कि यहाँ से कितना दूर लाई कर रहा है फोकस, समझ गए? तो बताइए जरा मुझे, फोकस के लिए मैं क्या करूँगा, फोकस के लिए मैं कहूँगा सर ये हो जाएगा आपका, आएगा तो चलो एक बार कर ही लेते हैं यार, बहुत कुछ बताना पड़ता है। हम कहेंगे सर फोकस के लिए, है ना, फोकस के लिए 7/2 प्लस 3/4, पहले इनको मैं ऐड करूंगा और इनका वो किस में आएगा, वो भी माइनस में लेना पड़ेगा, कारण जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे। लेकिन कितना हो गया ये हो जाएगा आपका 14 + 3 मतलब 17/4। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? यानी कि यहां से कितना दूर है फोकस, यहाँ ओरिजिन से कितना दूर है सर 17/4 है, लेकिन किसके अलॉन्ग है सर, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। क्लियर? और यहां से कितना ऊपर है सर, वो तो 5/2 है, इसलिए फोकस के कोऑर्डिनेट बिना टेंशन लिए सर क्या हो जाएंगे, -17/4 कॉमा 5/2। क्या मजे के साथ चीजें समझ में आ रही है? बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? -17/4 कॉमा 5/2, पकड़ पा रहे हो? ऐसा ना हो कि बस मैं बताए जा रहा हूं और मैं अपने अंदर मजे ले रहा हूं, मैं अंदर ही अंदर मजे ले रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे तो वाकई में बहुत मजा आ रहा है। मुझे सिर्फ इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि वो चीज जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी वो आप बड़े प्यार से समझ रहे हैं, बड़े आराम से, एकदम कूल माइंड से। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, हो रहा है ठीक। क्या क्या मिल चुका अब तक? वर्टेक्स मिल गया, फोकस मिल गया, और क्या चाहिए सर? वर्टेक्स मिल गया, फोकस मिल गया, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अभी एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बात करते हैं। चलो बताओ सर, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगी? सर ये वाली इक्वेशन है इसकी एक्सिस की, इस एक्सिस की इक्वेशन, ये और ये कितने के इक्वल है सर? y बराबर 5/2, y बराबर 5/2। बोलो कोई समस्या हो तो? क्लियर हो गया? श्योर? वर्टेक्स मिल गया, फोकस मिल गया, इक्वेशन ऑफ एक्सिस मिल गई, डायरेक्ट्रिक्स बताओ। डायरेक्ट्रिक्स कहां लाई करेगी सर? यहां से अगर 3/4 दूरी पर फोकस है तो इसके पीछे 3/4 पर क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स होगी। 3/4 मतलब कितना? 3/4 मतलब कितना? 0.75, और 7/2 मतलब कितना? 3.5। इसका मतलब उधर तो नहीं जाएगी, इधर ही कहीं रहेगी। ये भी सोचना जरूरी है कि आपने पता डायरेक्ट्रिक्स यहां बना दी और जा रही पीछे, समझ रहे हो ना? तो अब हमने क्या कहा सर, ये कितनी है पूरी 7/2, और ये कितनी है? वेरी गुड, ये कितनी है 3/4। मुझे चाहिए कौन सी? ये। तो बताओ 7/2 में से 3/4 गया, कितना बचा? कैसे कुछ करेंगे? 7/2 - 3/4, पकड़ पा रहे हो ना? बहुत अच्छे। चलो जी, ये 7/2 - 3/4, ये बताइए अब सर कितना हो जाएगा? हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो हम बोले वैसे तो पहली बात तो किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है? x बराबर, लेकिन ये माइनस में होगी कि प्लस में होगी? माइनस में होगी सर, माइनस में। कितनी? 7/2 में 3/4 गया, कितना? 14 - 3 11/4। क्या कहने भाई, वाह, 11/4, x बराबर -11/4। बोलो किसी को समस्या आ रही क्या? अब जाके आप आरडी भी खोल लेना और उसके क्वेश्चंस देखना, उसका सॉल्यूशन भी देखना, तब भी ये पकड़ में नहीं आएगा आपको उससे देख करके। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सॉल्यूशन आपका काम नहीं है देखना, आपका काम है केवल क्वेश्चन देखना
उनको जितनी नॉलेज आपको है, जो आपको मैंने पढ़ाया उसके बेस पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हो जाए वेल एंड गुड, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं किस लिए हूँ फिर, मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आप उसमें ढूंढने लगेंगे कि सर उसमें नहीं समझ में आ रहा, सर कैसे किया आरडी में, भाई वो आरडी अपने हिसाब से कर रहा है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, बढ़ जाए आगे। ठीक, अब आ जाओ जी, एक क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स होगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो तो सबको पता है यार। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी हो जाएगी, 4a के इक्वल सर, और 4a कितने के इक्वल है सर, ये रहा 3 के इक्वल है ना, मतलब 4a बराबर 3, खत्म बात। बोलो कोई डाउट हो तो माइनस में मत लिख देना उसको, क्योंकि 4a की वैल्यू तो 3 है ना, माइनस 4a की वैल्यू -3 है, लेकिन 4a की वैल्यू 3 है, 4a की वैल्यू 3 है, इसलिए 4a होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, पक्का, बहुत अच्छे। 2a² तो नहीं होता, 2a² तो नहीं होता, हाँ होता है, लेकिन किसके लिए, एलिप्स के लिए सर, इसके लिए थोड़ी ना होता है, वो तो पैराबोला है ना, क्लियर है, बहुत अच्छे, नोट करो जल्दी से, है ना, ये सब है ना। थर्ड क्वेश्चन आप करेंगे, देखिए क्या होगा थर्ड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, x² + 2y, x² + 2y - 3x + 5 बराबर 0। हमें इसके बारे में सब कुछ बताना है, क्या क्या सब कुछ बताना है सर, वर्टेक्स भी बताना है, फोकस भी बताना है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी बतानी है, और बाकी सारी बातें जो जो आपने बताई है वो सब बतानी है, ठीक है ना। तो जी अब मुझे आप बताइए क्या करूंगा मैं इसके लिए, कर पाओगे ये क्वेश्चन, उम्मीद है कर लोगे। अब की बार बताओ क्वाड्रेटिक किसको बनाओगे, एक्स वाला क्वाड्रेटिक बनाएंगे, तो ये तो कंफर्म हो गया। अब की बार जो पैराबोला बनेगा वो कौन सा वाला बनेगा, वाई एक्सिस के अलोंग या एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, कौन सा वाला, थर्ड या फोर्थ में से कोई एक बनेगा, थर्ड या फोर्थ, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाला बनेगा, है तो मतलब या तो थर्ड या तो फोर्थ, क्लियर है। ऐसा करने के लिए क्या करोगे, पहले कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, लेकिन किसको लेकर के, एक्स वाले को लेकर के, करिए कोशिश करिए एक बार, है ना। चलिए देखिए ध्यान लगाइए, फिर से हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, और परफेक्ट स्क्वायर कुछ ऐसा बनेगा, देखिएगा, x² - 3x, इसको एक साथ ले लिया, और फिर प्लस का 2y + 5 बराबर 0। यहाँ पर क्या करेंगे, x² - 3x प्लस x का कोफिशिएंट कितना है 3, उसका हाफ कितना हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, और 3/2 का स्क्वायर ही सबट्रैक्ट करेंगे, फिर प्लस का ही क्या बन जाएगा, 2y + 5 बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा, x - 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, जिसको मैंने माइनस किया, चलो इसको खत्म कर, इधर ये भी हटा देता है, हटाओ ना, नहीं समझे भाई, ध्यान से देखो, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखकर क्या बना आपको, ये जो देखो यहाँ पे अगर माइनस होता है तो माइनस में बनता है, अगर यहाँ प्लस होता है तो प्लस में बनता है भाई, a² + b² - 2ab मतलब हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, इसे भी हो जाएगा प्लस का 2y माइनस का 9/4 और प्लस का 5 बराबर 0। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब मुझे बताओ देख करके कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x - 3/2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 2y और प्लस का 9/4 माइनस का 5, बस इतना होगा। अब बताओ ये क्या बन जाएगा, x - 3/2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 2y और प्लस 9 - 20/4, ये हो जाएगा x - 3/2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 2y और प्लस, इसमें से कितना गया, ये बचेगा माइनस का 11/4। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, यहाँ से मैंने कितना कॉमन ले लिया, x - 3/2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से मैंने जबरदस्ती कॉमन ले लिया कितना, -2, बताइए कितना बचेगा, y + 11/8, जबरदस्ती कॉमन लिया है ना भाई, यहाँ 2 कॉमन नहीं था ऊपर, लेकिन जब जबरदस्ती कॉमन लेते हैं तो जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो यहाँ पर किस में आ जाएगी, डिवाइड में, पता है ना। तो नीचे जब 2 जाएगा डिवाइड में तो 2 4 कितना हो जाएगा, 8, नहीं समझे, पक्का ये लड़के, पक्का ठीक है। अब इसका कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, देखिए इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई, x - 3/2 का होल स्क्वायर, x - 3/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना बना, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ y + 11/8। बताओ कौन सी वाली इक्वेशन से मैच कर रहा है, चौथी वाली इक्वेशन से। क्या बन जाएगा, x - h का होल स्क्वायर बराबर 4a इंटू माइनस का 4a इंटू y - k, इससे कंपेयर करेंगे
शिवांश ध्यान लगाओ, इससे कंपेयर करेंगे। बताओ बच्चे h कितना आएगा 3/2, k बताओ बच्चों कितना आएगा -11/8। इसका मतलब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे सर 3/2 -11/8। बताओ इसमें क्या समस्या है, बोलो ना भाई। 3/2 -11/8, यहां तक समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। अब इसके बेस पर जल्दी से एक रफ पैराबोला बना लीजिए। कौन सा वाला बनेगा बताओ? फोर्थ क्वाड्रेंट वाला बनेगा। तो ये रही मेरी x और y एक्सेस, ठीक है ना? ये x x डैश, y y डैश। सर ये कितने पे है? x की वैल्यू कितना 3/2 और y की वैल्यू कितना -11/8। तो सर ये पैराबोला कुछ ऐसा बन रहा होगा, ऐसा ये होगा यहाँ पर। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? समझ गए ना? तो बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सर 3/2 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, देखिएगा 3/2 -11/8। समझ गए होंगे? ठीक है। अब बताओ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट बताओ। 4a की वैल्यू कितनी है? ये बच्चे ध्यान लगाओ, माइनस का 4a बराबर माइनस का 2। इसका मतलब a बराबर 1/2। a बराबर 1/2 मतलब फोकस कहाँ लाई करेगा? यहाँ कहीं। कितने पर? यहाँ से कितना दूर? 1/2। समझ लो ना? यहाँ से इस वर्टेक्स से कितना दूर? 1/2। अगर वर्टेक्स से 1/2 है तो यहाँ से कितना होगा? बोलो ना बच्चों, ये कितनी है? ये कितनी है? 11/8। अरे भाई वर्टेक्स तक की दूरी ये कितनी है? 11/8। और ये कितनी है? 1/2। तो पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा? 11/8 + 1/2। समझ पा रहे हो ना? यहाँ कर रहा हूँ 11/8 + 1/2। बताओ कितना होगा? 15/8। इसका मतलब यहाँ से कितना नीचे है फोकस? 15/8। हाँ नीचे है। और इधर कितना है? 3/2। तो इसका मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पहले x वाला कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो 3/2 नीचे की ओर माइनस का 15/8। किसी को इसमें समस्या हो तो तुरंत बात करें मुझसे। पक्का 100%? तब क्या रह गया यार, मजा आ गया। पैराबोला का इतना बेहतरीन वाला कॉन्सेप्ट सीख गए आप। ठीक है, ये समझ पाना, समझ लो। जो ये समझ पा रहा है उसके मतलब वो ऐसा स्टूडेंट है जो फिजिक्स भी आराम से समझ सकता है, क्योंकि फिजिक्स में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई डिफरेंस मुझे नजर नहीं आता। मुझे लगता है सब कुछ टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा सोच कर करना पड़ रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस के साथ कर रहे हैं, बस प्रोसेस कुछ नहीं है। इक्वेशन बदलते ही मामले बदल रहे हैं। क्लियर है ना? चलो जी, फोकस मिल गया, वर्टेक्स मिल गया। अभी क्या पता करना है? इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताओ। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, बच्चे बात करो। तो y के पैरेलल होगी इसकी एक्सिस। कौन सी वाली एक्सिस है? ये इसकी एक्सिस है। ये कितने की? इसकी वैल्यू क्या होगी? बोलो, कोई बताएगा? तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर x बराबर 3/2 है, तो मतलब x बराबर 3/2। लो जी, हो गया x बराबर 3/2। इक्वेशन ऑफ एक्सिस। बोलो, कोई डाउट हो तो? पक्का? बहुत अच्छे। सर अभी हमें क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो भाई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? तो हम बोलेंगे भाई देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, यहां से 1/2 अगर दूर है फोकस, तो इसके पीछे होगा कितना? 1/2। पहले 11/8 की वैल्यू बताओ। 11/8 की वैल्यू 0.5 से बड़ी है कम? अरे साफ दिख रहा है यार, 11/8 मतलब 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ। और ये 1/2 मतलब कितना? 0.5। इसका मतलब ये 1.5 से भी ज्यादा है ऊपर, ये 1 के भी ऊपर है, और हमें इसके बस पीछे आधा जाना है। तो इसका मतलब यहां कहीं होगी डायरेक्ट्रिक्स। नहीं समझे? क्लियर है? और डायरेक्ट्रिक्स अगर ऐसे होगी तो ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। यहां से कितना पीछे है? 1/2। यहां से कितना पीछे है? 1/2। ऊपर ये पूरा कितना है? सॉरी, वर्टेक्स से ये 1/2 है। और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 11/8। नहीं, 11/8 है। हाँ 11/8 कितनी है? ये 11/8 है, ये 1/2 है। 11/8 में से 1/2 घटाया, कितना बचा? तो हम बोलेंगे सर 11/8 माइनस 1/2। 11/8 माइनस 1/2। लेकिन ये किस में ली जाएगी? बोलो, माइनस में। x बराबर
x बराबर या y बराबर, y बराबर माइनस में ली जाएगी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? बहुत अच्छे। y बराबर कितना, ये हो जाएगा सर 11 माइनस 4/8, मतलब कितना, y बराबर 7/8। बोलो कोई डाउट तो, वो भी माइनस का होगा, माइनस का, तो इसका मतलब -7/8। अरे भाई इतने में कोई डाउट आ रहा है? बहुत बढ़िया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बता दो तो मजा आ जाए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR मतलब कितने के इक्वल, 4a। बोलो 4a कितने के इक्वल, कहाँ गया, ये रहा 4a बराबर 2, 4a बराबर 2। इसका मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट के इक्वल। बोलो इतने में कोई समस्या कोई बात हो तो मुझे बताओ। श्योर 100%? क्या आप जनरल पैराबोला की इक्वेशन पर कोई क्वेश्चन आए, ऐसे वर्टेक्स पूछे, फोकस पूछे, डायरेक्ट्रिक्स पूछे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछे, कर लोगे आराम से, चाहे वो इस वाली फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में, किसी में भी हो। आपको मैंने कॉन्सेप्ट का रटाया नहीं है, आपको बार बार कह रहा हूं, ठीक है। और कई बार जब मैं आपको पेशेंस रखने के लिए बोलता हूं, आपको लगता रहता होगा कि अरे यार सर पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं उसको, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। पर मैं देखता हूं कि मुझे पहले तुम्हें पकाना होता है। मैं हमेशा समय का इंतजार करता रहता हूं कि कब कौन सी चीज का सही समय आ रहा है, ठीक है ना। घबराइएगा नहीं, थोड़ी चीजें बार बार कर रहा हूं, थोड़ा आप बाकियों के कंपैरिजन में हो सकता है कि थोड़ा स्लो लगेगा आपको, बट भाई स्लो तुम्हारी वजह से हूं मैं, कि अगर स्लो पढ़ेंगे तो ही तो समझ में आएगा। ये कौन से 10-20 बार पढ़ के बैठे हुए हैं, आपको ड्रॉपर बच्चे तो है नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं सारी चीजें। तो ये जो आपकी जिंदगी में आज पहली बार आया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने काम कभी नहीं किया। ये सही मायनों में किस पर बेस्ड है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। मतलब अगर एक तरीका ये भी था कि मैं इसको यहाँ रख करके ओरिजिन को पहले यहाँ शिफ्ट कर लेता, फिर सारी बातें करता, लेकिन वो बहुत टिपिकल पड़ता, आपको इससे मुश्किल पड़ता। समझ रहे मेरी बात आप? उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, है ना। अब तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं या जिसके जो भी क्वेश्चंस हैं फिर से करना आप, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए आपने अभी तक कुछ क्वेश्चंस बना के रखे हुए थे, आज मैंने एक नया कॉन्सेप्ट समझाया आपको, उसके बेस पर जितने भी क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं सब करिए, जो बचेंगे फिर कल पूछिएगा। बात समझ में आ गई ना? ओके चलिए, आज के इतना काफी है मैथमेटिक्स में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से, ठीक है ना।